नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें मेडिएवल हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 6 है। हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कल 90 तक देख लिए थे कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानतः कौन थे। ए में था कृषक, बी में योद्धा, सी में बुनकर, डी में व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी। 2026 वाले 2016 से प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। 10 साल पहले तक का अच्छे से देखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था। ए में है जॉर्ज बुहलर, बी में है जेम्स प्रिंसेप, सी में है मैक्स मूलर, डी में है विलियम जॉन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले विघटन किसने किया था सम्राट अशोक का? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब किया था जेम्स प्रिंसेप ने? तो 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप, जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्ववेदा और इतिहासकार था, जिसने अशोकों के शिलालेख की व्याख्या की थी। और इसी में सबसे पहले पता चला था कि इसे प्रियदर्शी कहा जाता था। प्रियदर्शी यानी सबका प्रिय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दो कह रहा है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीन कह रहा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ए में है केवल वन, बी में कह रहा है केवल दो और तीन, तीन में कह रहा है, सी में कह रहा है केवल दो, डी में कह रहा है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। नहीं, गलत हो जाएगा। ये महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो यहाँ पे क्या, अगर महायान रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट कह रहा है कि बोधिसत्व अपने प्रमोद के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय, ये तो सही है। थर्ड कह रहा है कि बोधिसत्व समाज सचेतन प्राणियों को उनके प्रमोद के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये भी सही है। जैसे बोधिसत्व क्या है, तो बौद्ध में महायान जो संप्रदाय है उसका आदर्श है, जो कि सार्वभौमिक यानी कि सभी के मुक्ति पे विश्वास करता है, सभी की मुक्ति पर विश्वास करता है। साथ ही जैसे बोधि प्लस सत्व यानी कि जागना या ज्ञानोदीप्ति यानी चेत, इसका मतलब ही होता है कि बोधिसत्व का मतलब ही होता है कि ज्ञान यानी सबको जगाना। इसमें एक आप देख सकते हैं कि जैसे कि बोधिसत्व एक व्यक्ति है जो निर्माण तक पहुंचने में सक्षम है, साथ ही अन्य प्राणियों को उनके प्रमोद मार्ग यानी कल्याण में सहायता करता है, चाहे स्वयं के निर्माण प्राप्ति में विलम्ब ही क्यों ना हो। करा ना कि निलंबित करता है। तो अब दूसरा अपना में बाधा है, फिर भी अगर दूसरा को पहुंच रहा है यानी दूसरा को सहयोग हो रहा है तो वो करने के लिए तैयार रहता है। जबकि इसके विपरीत जो हीनयान है, तो वो क्या करता है? हीनयान का केंद्रीय संकल्पना अरहत है। जैसे इसका बोधिसत्व है, उसी तरह हीनयान का अरहत हो जाता है। यह अरहत क्या है? जो केवल स्वयं के कल्याण निर्माण की आकांक्षा करता है, जबकि बोधिसत्व एक सहज इच्छा युक्त करना में रवैया रखता है, जो स्वयं के साथ अन्य को भी प्रबोध मार्ग पर चलने में मदद करता है। यही दोनों में अंतर है। कब हीनयान और महायान में बटा था? तो फोर्थ संगीति, चौथी जो संगीति हुई थी कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, उस समय दो भाग में बट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। उसी के बाद दोनों का अपना अपना मत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान हैं? तो पहला कह रहा है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दो में कह रहा है कि दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीन कह रहा है कि दोनों में शिलाकृत स्मारक है। पूछ रहा है कि निम्न कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में कह रहा है केवल एक और दो, बी में कह रहा है केवल तीन, सी में कह रहा है एक और तीन, डी में कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि अजंता और महाबलीपुरम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल तीन, की दोनों में शिलाकृत स्मारक है। अब है कि समय काल में निर्मित हुए, तो नहीं। अजंता का निर्माण कब हुआ था? तो अजंता का निर्माण हो गया था सेकेंड ईस्वी में, दूसरे से 5वीं शताब्दी के बीच, ईसा पूर्व। वहीं जब इसका देखिएगा तो कब हो जाएगा? इसका 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ है महाबलीपुरम का निर्माण, 7वीं से 8वीं शताब्दी। तो ये तो नहीं होगा कि समय काल एक नहीं था। दूसरा कह रहा है कि दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि अजंता का संबंध किससे है? अजंता का संबंध है बौद्ध धर्म से, जबकि महाबलीपुरम जो है वो हिंदू धर्म है, खासकर विष्णु और शिव ये सबसे संबंधित है। तो एक ही धर्म संप्रदाय नहीं होगा, जबकि दोनों में शिलाकृत स्मारक है, तो ये सही है। पत्थर से काटकर शैलकृत स्मारक है। अब ये देख सकते हैं कि अजंता का निर्माण किसने कराया था, तो इसका मेन श्रेय गुप्तों का जाता है, साथ ही महाबलीपुरम को तो पल्लव द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। ए में कह रहा है बंधुआ मजदूर, बी में कह रहा है सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, सी में कह रहा है कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील, डी में कह रहा है कि कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। ये फिर से इस बार रिपीट किया था 2025 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, 2020 का आईएएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, ये फिर से पूछा था कि अर्घट्टा क्या है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी, कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील। और अर्घट्टा देखते होंगे जैसे कुआं में एक बाल्टी व्हील लगा हुआ रहता था, उसी से पानी निकलता था और गिरता था, यही अर्घट्टा होता था। इसमें क्या हो जाएगा कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था, जो कि बाबर ने 2 यंत्र बनाया था, एक तो किस समय की गन्ना काल के लिए और दूसरा में सिंचाई यंत्र। सिंचाई यंत्र में यही था रेहट, जिसे कि रेहट या अर्घट्टा कहा जाता था, पर्शियन व्हील होता था। और दूसरा बनाया था ढेकली, दोनों सिंचाई यंत्र था, ढेकली और अर्घट्टा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका क्या हो गया कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो ए में है श्रमण, बी में है परिव्राजक, सी में है अग्रहारिक, डी में है मगध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कंठस्थ करता था उसे क्या कहा जाता था, इसको मागध कहा जाता था, मगध या मागध बोला जाता था। ये कंठस्थ करना हो गया, इसको मगध याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न कह रहा है कि प्रसिद्ध स्थान दिया हुआ है, उसको क्षेत्र से मिलान करना है। एक में है बोधगया बघेलखंड, 2 में है खजुराहो बुंदेलखंड, 3 में है शिरडी विदर्भ, 4 में है नासिक मालवा, 5 में है तिरुपति और रायलसीमा। पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सी, 2 और 5। तो 2 में क्या है खजुराहो बुंदेलखंड और 5 में है तिरुपति रायलसीमा, तो ये दोनों सही है, सी आंसर है 2 और 5। अब है कि बोधगया बघेलखंड, तो नहीं ये तो बिहार में पड़ता है, जबकि बघेलखंड और साउथ में आ जाता है। उसी तरह आ जाएगा शिरडी विदर्भ, नहीं शिरडी महाराष्ट्र में पड़ता है जबकि विदर्भ एमपी में पड़ता है। नासिक मालवा ये भी गलत है, तो हमारा हो जाएगा तिरुपति रायलसीमा सही है और खजुराहो बुंदेलखंड एमपी में जो पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि तमिल क्षेत्र से सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। 2 कह रहा है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। पूछ रहा है कौन सा सही है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है, कि तमिल क्षेत्र से सिद्ध यानी सित्तर एकस्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र में ये है कि जो लिंगायत थे वो शैव कहलाते थे। और ये अगला है, साथ ही प्रश्न लगाते थे तो उनकी जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारा सही है, पहला भी सही है और दोनों दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि जैसे लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय जो था वो उसका प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, लिंगायत या वीर शैव का। तो इसका लिंगायत का हो जाएगा आपका अलख प्रभु, अलख प्रभु हो जाएगा, जो उनके शिष्य बसव यानी बसवेश्वर कहलाते थे। ये कलचुरी शासक विजय के मंत्री थे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इसका हो गया सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। 2 कह रहा है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, साथ ही कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो यानी पहला भी सही था और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा और देख सकते हैं कि जैसे कि विजयनगर में कितने भागों में बटा हुआ था। तो संपूर्ण भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। विजयनगर साम्राज्य में संपूर्ण भूमि को 4 भाग में बांटा गया था। पहला में हो जाता था जो गीली भूमि होती थी, दूसरा में जो सूखी थी, और तीसरा में बगीचे की भूमि, और चौथा में जंगल की भूमि। साथ ही इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जैसे उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था, और भूमि कर को क्या कहा जाता था, तो शिष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। दूसरा कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था।
पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में कह रहा है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का खुनकाह का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ था, ये तो सही है। जबकि दूसरा जो कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ये गलत है। इसमें किसका प्रयोग हुआ था, तो इसमें ईंट और चूने का प्रयोग हुआ था, ईंट प्लस चूने का यूज हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 199 का ए हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि जैसे फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो 1601 में अकबर ने करवाया था। अकबर कब करवाया था, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और इसी समय सबसे पहले इन्होंने समुद्र देखा था। ये इस बार यूपीपीसीएस 2025 में पूछा गया है, ये फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। दूसरा कह रहा है कि सफ़ेद स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अवध के नवाब आसफ उद दौला ने 1784 में करवाया था। 1784 में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, उसके कुछ ही दूर बाद 18 मीटर ऊंची रूमी दरवाजा का निर्माण कराया गया था, जो कि ईंटें और चूने से बना था, ना कि संगमरमर और पत्थर से, इसलिए केवल 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है। ए में है बूंदी शैली, बी में है जयपुर शैली, सी में है कांगड़ा शैली, डी में है किशनगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, किशनगढ़ शैली, बनी ठनी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बनी ठनी पहले तो किशनगढ़ शैली का है, साथ ही इसका चित्रकार कौन थे, तो निहाल चंद ने राधा के रूप में इसका निर्माण किया था, निहाल चंद, निहाल चंद। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे कि इसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। साथ ही किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा साबंत सिंह की प्रेमिका तथा उच्च कोटि की कवित्री थी, कवित्री बनी ठनी, उसी के नाम पे किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्र बना था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। एक में कह रहा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दो कह रहा है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। पूछ रहा है कौन सा सही उत्तर चुनिए। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में कह रहा है 1 और 2 दोनों, डी में कह रहा है ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला कह रहा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये गलत है, इसमें अपोजिट दे दिया है। यहाँ पे अगर जमींदार रहता तो हो जाता कि जैसे जमींदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदार यहाँ पे जागीरदार हो जाएगा कि जागीरदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूर्ण करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा कह रहा है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों का राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, ये भी अपोजिट दे दिया है। यहाँ पे अगर जमींदार रहता कि जमींदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जब जागीरदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, तो ये दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। 2 में कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। 3 में कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है कि जैसे दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, तो नहीं, ये पहले से ही प्रचलित थी, इसका देसी संस्था नहीं थी। दूसरा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था, नहीं, ये पहले ही आ चुका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। 2 कह रहा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी में कह रहा है ना तो 1 ना ही 2। तो क्या हो जाएगा, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, नहीं, ये गलत है। और संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 103 का, इसका हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। इसमें एक चीज ध्यान रख सकें, जैसे संत निम्बार्क तो ये द्वैतवाद के साथ, और ये 13वीं शताब्दी के थे, जबकि अकबर
अकबर तो बहुत बाद आता है, 16वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है कि सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बी में कह रहा है कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। सी कह रहा है तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। डी कह रहा है तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ए कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। अकबर द्वारा तानसेन को उपाधि नहीं दिया गया था, अकबर द्वारा इसे मियाँ की उपाधि दिया गया था, बाद में इसे मियाँ तानसेन कहा जाने लगा। दो में है कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, तो सही है। सी कह रहा है कि तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, ये भी सही है। डी कह रहा है कि तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, ये भी सही है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका मियाँ तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूपचित्रों पर अधिक जोर दिया? ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है जहांगीर, डी में है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि इसी के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, जो क्या था, चित्र जो था। तो इसका आंसर जहांगीर हो जाएगा। इसी में व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। ये साथ ही ये भी बतला देता था कि आंख किसके द्वारा, किसी एक चित्र में अलग अलग चित्र, जैसे आंख का कौन बनाया है, नाक किसने बनाया है, सबका अलग अलग बता देता था। ये इसे बहुत ज्ञाता कहा जाता है चित्र की। और इसके हो गया जहांगीर आंसर। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक 2019 के प्रश्नों को हम लोग देख लिए, ये यहाँ पे इसका आंसर है। हम लोग 2020 से कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।